So let's get started with biomolecules part. We were on fructose. We were discussing the cyclic forms of fructose. We formed up alpha and beta. So now let's draw the alpha again, and then the structure of this particular thing we will be drawing it. So let's go with that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH2OH over here. Then as I told you, that's CH2OH. और यहाँ आ जाता है OH. H, OH, OH, H, and this is H. अब इस फ्रक्टोज का अल्फा डी लेवियो रोटेटरी फ्रक्टोज का कोशिश करो बनाते हैं डियर इसका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर. तो इसके 5 बनते हैं बेटा. देख 1 2 3 4 5 है यहाँ पे रिंग के अंदर. तो पहले 5 कार्बन बनाते हैं. 1 2 3 4. 1 सेकेंड यार. 1 2 3 4. 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन है. नाउ लिसन बेटा, एक में जरा देख. 1 2 3 4. तो इनको 1 2 3 4 दिख गए. 5वां ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे बना दिया. समझ में आया? अब जरा बनाते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे के ऐसे. मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी. यानी इधर आ गया हमारे पास CH2OH. इधर आ गया OH. यानी ये वाली चीजें नीचे जाएंगी. अब इधर सेकंड वाले में थर्ड कार्बन के इधर देखो OH और इधर आ गया H. फिर इस वाले कार्बन पे देखो H ऊपर OH नीचे. फिर इस वाले पे देखो 6 वाले पे हमारे पास H ऊपर. यहाँ पे याद रखना ये वाले में बस ये H और इसमें ये वाला कभी बेटा यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये वाली चीज ये कभी नीचे नहीं जाती. तो दिस विल ऑलवेज बी लाइक केप्ट दिस वे. इज दैट क्लियर? तो ये होगा हमारे पास अल्फा डी लेवियो रोटेटरी फ्रक्टोफ्यूरानोज. डन. अब सोचो इसके बीटा में क्या फर्क होता है. बताए तुम डायरेक्टली बना सकते हो. OH ऊपर जाएगा CH2OH नीचे. बस यही फर्क होता है इसके बीटा बनाने में. ठीक है बेटा. एल्फ ये वाले में तो इसमें क्या फर्क आएगा भाई. यहाँ पे इस तरफ क्या फर्क करोगे. OH इस तरफ CH2OH इस तरफ. तो यही फर्क तो यहाँ पे आ जाएगा. यही चीज तो इधर आएगी. जो फर्क इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो ये दोनों का फर्क ही यहाँ देखने को मिलेगा. तो लेट्स गो विद दैट. जरा बीटा वाला बनाओ जरा इसका.
Now 1 2 3 4 5 6, let's draw them. पहले हम 5 जो साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व है वो कर लें एटम्स, और फिर अब यहाँ बनाओ. दिस इज लाइक OH, CH2OH, OH, H, H, OH. यहाँ पे याद रखना CH2OH हमेशा ऊपर होता है और इधर H. बस ये बन गया इसका स्ट्रक्चर. नाम लिख दीजिए. ये बीटा डी लेवियो रोटेटरी फ्रक्टोज है. ये बीटा डी लेवियो रोटेटरी फ्रक्टोफ्यूरानोज है. बन गया. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? ओके. अच्छा, इन्हें फ्यूरानोस क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि फ्यूरान 5 कार्बन की रिंग से 5 में से मतलब 4 हो जाते थे कार्बन, और 5वां एलिमेंट होता था ऑक्सीजन. तो ऐसी एक रिंग से इंस्पायर्ड है जिसे हम बोलते हैं फ्यूरान. तो अब जरा तभी हम इन स्ट्रक्चर्स का नाम फ्यूरानोस रखते हैं ना फ्यूरानोस. तो क्यों रखते हैं जरा इसको देखो. लिखो यहाँ पर द 5 membered ring is known as furan. इसका स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ आपके सामने. With 1 oxygen and 4 carbon atoms. This is for everyone. Organics में स्पेशली ISC बोर्ड के बच्चे सुने, क्योंकि CBSE बोर्ड वाले तो करेंगे ही करेंगे. ISC बोर्ड वालों मेरी बात लिखवा लो. ऑर्गेनिक्स में जो NCERT क्वेश्चंस हैं पीछे के, वो एज इट इज आते हैं. एज इट इज ऑर्गेनिक्स की बात कर रही हूँ मैं ना. मैं फिजिकल में भी आते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बहुत कुछ अपने नोट्स में ही कवर कर रखा है. दे आर मोर देन इनफ बच्चे. ठीक है, फिर टाइम बचे बताना मैम और भी करने का मन है तो बताऊंगी क्या करना है, बट पहले जितना दिया है वो कर लो. ऑर्गेनिक्स में पीछे के क्वेश्चन एनसीईआरटी के, दे आर डैम इंपॉर्टेंट. आई विल डू आफ्टर द कंप्लीटिंग द सिलेबस. ठीक है, मैंने अभी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के बस पीछे के क्वेश्चन कराए हैं, और एक अल्कोहल फिनॉल ईथर के कराए हैं. एलडीआई कीटोन सबके मुझे कराने हैं, बट मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग का जो बैकलॉग है वो खत्म भी हो जाए. एंड आई गिव यू सम टाइम जिसमें ना क्लासेस होंगी, सिर्फ टेस्ट चलेंगे. उनमें जिसका बैकलॉग जो रहता है वो कवर कर लेंगे. बेटा मेरे पास ज्यादा सिलेबस नहीं रह गया ना, मतलब मैं इस चैप्टर के बाद मैं काइनेटिक्स या इलेक्ट्रो में से कोई एक स्टार्ट कराऊंगी. उसके बाद आई गिव यू 10 days पार्ट, उसमें अपना बैकलॉग खत्म करो, और फिर हम इलेक्ट्रो करेंगे. और उसके बाद लास्ट में हम लोग अपनी ऑर्गेनिक्स का पीछे के क्वेश्चंस करें. ठीक है, उसमें मैं बीच बीच में से आपसे पूछा भी करूंगी कि बताओ, उसमें डरना मत, घर मत बैठ जाना. ठीक है, ऑनलाइन तो आ ही जाना अगर फिर भी आपको लगे, क्योंकि एक बार कोर्स खत्म होता है ना बेटा, बच्चे का पता नहीं मुझसे कट ऑफ हो जाता है. बस मैम फिर तुम तभी आएंगे जब एग्जाम में याद आएगी कि अब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब पूछ ले. अरे उससे पहले जाग जाओ, याद कर लिया करो मुझे. ओके, तो उसमें ये होगी कि मैं आपको कुछ अच्छा ही बता दूंगी. ठीक है, और अपने जो भी तुम CBSE, ISC, IB, वट एवर बोर्ड यू आर फ्रॉम,
10 ईयर्स जरूर करने हैं, अपने 10 ईयर्स जरूर करने हैं। और आईएससी बोर्ड आपका सिलेबस चेंज हुआ है बेटा, आपका सीबीएसई पैटर्न पे आया है ना सिलेबस, तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऑब्सोलीट है, मतलब जो 10 ईयर्स में दिखेंगे बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डोंट यू वरी। बट सीबीएसई वालों, आप लोग अपने 10 ईयर्स जरूर करना। और आईएससी वालों मैं एक बात बताऊं, क्योंकि सिलेबस सीबीएसई वाला आ चुका है, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है अगर हो सके तो 10 ईयर्स ऑफ सीबीएसई भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उनके ज्यादा नहीं, चलो 2000 अभी ये 20 में तो आया ना कोविड, तो यानी 21 22 22 में जो मतलब वो चला है, व्हाट आई मीन टू से इज, जो पेपर का फॉर्मेट चला है वो उनके जरूर ट्राई कर ले। सीबीएसई का जो पैटर्न है वही आपके आईएससी बोर्ड ने पैटर्न अपनाया है, सेम पैटर्न, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो प्लीज उनके क्वेश्चन जरूर ट्राई करके जाना, हु नोज कभी आ जाए। ठीक है, चलो नाउ लेट्स वर्क ऑन इट। ये बेटा हमारा सारा पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जरा हेडिंग डालिए डाइसेक्राइड्स, मतलब मोनोसेक्राइड्स के बारे में, ग्लूकोज फ्रक्टोज अब हम सब कर चुके हैं। अब हेडिंग डालिएगा डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स में आपको पता है, दो मोनोसेक्राइड जब मिल जाते हैं एक ऑक्साइड लिंकेज बनता है, पानी का मॉलिक्यूल दो मोनोसेक्राइड्स के जुड़ने पर बाहर निकलता है और इसलिए ऑक्साइड लिंकेज बनता है। इस लिंकेज को जो दो मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स के बीच में ऑक्सीजन एटम की होने की वजह से बनता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जस्ट राइट इट डाउन, जो मैंने बोला है वो लिखवा रही हूँ, जरा लिखिए। Two monosaccharides joined together by an oxide linkage formed by a loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharides units through oxygen atom is called glycosidic linkage. तो अब हम सुक्रोज की बात करेंगे, कैसे उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखता है उसमें। करें? ओके। तो अब जरा इसमें डाइसेक्राइड में हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे कॉमन डाइसेक्राइड सुक्रोज है बेटा। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज गिव्स equimolar mixture of alpha D dextrorotatory glucose and beta D levorotatory fructose। यानी ये जो हम सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं ना, ये रहा बेटा सुक्रोज। अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, तो हम लोग तो ऐसे लिख दिया करते थे पहले, C6H12O6 C6H12O6। तो ये होता था हमारे पास ग्लूकोज, और दूसरा बनता है हमारे पास फ्रक्टोज। तो हम तो कितना सिंपल बनाते थे, बट एक्चुअली ये ग्लूकोज कौन सा है? अब अगर देखो, अल्फा एनोमर, ग्लिसरॉल्डिहाइड डी से मैच करता हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड घूमता हुआ ग्लूकोज। उल्टा बीटा, मतलब फ्रक्टोज की बात करें तो अल्फा की जगह बीटा वाला मिल रहा है, वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉरी लेवियो रोटेटरी माइनस का सिंबल है, और कैपिटल डी का मतलब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ मैच करता हुआ फ्रक्टोज। गॉट इट? Now, sucrose is a non-reducing sugar.
अगर आपको याद आता है, मैंने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बात करी थी। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स बेटा? जिनका एल्डिहाइड या कीटोनिक पार्ट याद आ गया, फ्री रहता है। वेरी गुड, दैट्स फ्री रहता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में वो एंगेज्ड होता है, या वो हिडन होता है, या वो दिख नहीं रहा होता है, या वो फ्री नहीं होता है, या वो बॉन्डेड होता है। ऐसे कैसे भी बोल दो आप, ठीक है। बॉन्डेड होता है बेटा, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यानी फिर वो टॉलिन्स, फेलिंग्स, इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, वो देखना अब आपको, ठीक है। आर यू ऑल डन विद दीज 3 पॉइंट्स, एवरीवन? So now let's go with that. अब जरा मुझे आपको ये दिखाना है कि जैसे मैंने कहा सुक्रोज के टूटने पर, पानी के अंदर हाइड्रोलाइज होने पर ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं। ऐसे का ग्लूकोज फ्रक्टोज को मैं आमने सामने बिठा दूं तो सुक्रोज बन जाएगा। यही तो बेटा मैं इसमें बताना चाह रही थी, टू मोनोसेक्राइड्स यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज व्हेन दे जॉइन टुगेदर, तो एक पानी का मॉलिक्यूल लूज करने के बाद उनके अंदर कौन सी लिंकेज मिलेगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो एक ऑक्साइड लिंकेज है। और ये लिंकेज सुक्रोज बना देगी। समझ में आ गई बात? तो अब कैसे बन रहा है जरा इसकी बात करें। ये स्ट्रक्चर सिर्फ बना लो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कहा जा रहा है कि मतलब मैम ने कहा है आपकी कि यस सच स्ट्रक्चर्स आर काउंटेड, तो बनाओ, नहीं तो बेटा सीखने की जरूरत नहीं है। अभी रुक जाना बेटा, एक मिनट, अभी आप लोग रुक जाओ जरा बनाने के लिए। ये है बेटा, जैसे समझो, कई बार अब आप यहाँ पे अगर देखोगे ये 6 कार्बन इधर आ गया है। अब मैंने आपको बताया था ये कभी नीचे नहीं जाता। क्या हुआ है, ये मॉलिक्यूल को पलट दिया गया है। जैसे जैसे ये वाला था, इसको ही तो लिया है। तो यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे ये 2 था, फिर ये था 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही तो हो रहा था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपने इस वाले पोर्शन को इस तरफ कर दिया तो पलट गया मॉलिक्यूल। तो ये वाली चीजें ना अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेती हैं, ऊपर नीचे हो जाती। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये यहाँ पे दिखाया गया है डियर, इसलिए आपको उल्टा मॉलिक्यूल दिख रहा है कि मैम हमने जो बनाया था, क्योंकि ये कौन सा है, ये वही तो है, बीटा डी फ्रक्टोस। और ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इधर अगर मैं देखूं तो ये है मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स। और यहाँ पे एज इट इज हमारा यही है, 1 2 3 4 5 6। समझ गए? तो अब इन दोनों में से देखो जरा, इन दोनों में से यहाँ पे हमारे पास बेटा ये ओ एच है, सॉरी, ये ओ एच है। मेक इट थ्रू, दिस इज ओ एच। अब बताओ, ओ एच आमने सामने है, क्या बाहर निकाला जा सकता है? वाटर। तो अब देखो यहाँ पे, एक एच, एक ओ और एक एच, ये बाहर निकल गया तो वाटर बाहर हो गया। बीच में यहाँ क्या बचा? बताओ बचा क्या? बताओ। ओ। अब ये ओ बीच में यहाँ लिंकेज बनाएगा एस।
इस लिंकेज को बोलते हैं बच्चे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये पूरा मॉलिक्यूल अब क्या कहलाता है? दिस इज व्हाट वी कॉल नॉट अल्फा डी ग्लूकोज, नॉट बीटा डी, वो तो तब थे जब मैंने नीचे यहाँ OH OH लिख रखे थे। जब कंबाइन हो गए तो यानी इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? सुक्रोज। अब ये स्ट्रक्चर जैसी मैंने रेड लाइन O वाली बनाई, अब ये सुक्रोज बन गया। अब ये मत कहना अल्फा डी ग्लूकोज है इसके अंदर, ये समझ में आ गई बात? तो बना कैसे, बस मैंने आपको ये दिखाया। क्या हुआ था बेटा, पहले यहाँ पे क्या थे? OH और OH, और इनके बीच में से क्या निकल गया? वाटर। वाटर निकला तो क्या बना हमारे पास? लिंकेज O वाली ऑक्साइड लिंकेज, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डन दिया? समझ में आई बात? बच्चे आपको आई बीच में? वैसे तेरा कितना बैकलॉग रहता है? अच्छा, चल कोई नहीं, ठीक है। Can I expect your exams to happen in November now? एक मतलब अजीब सी घटना होती है ना एग्जाम, इसलिए मैंने कहा बताओ। इज इट इन नवंबर, नॉट इन अक्टूबर? श्योर? नहीं आए? अच्छा ये बताओ बेटा, ये कैसे घूमता है? ये अगर ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज का रोटेशन कैसा होता है? हाँ, क्या बोलते हैं इसे? डेक्सट्रोरोटेटरी। ये कैसे घूमता है? ओके, करेक्ट। अब क्या है बेटा, जब एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर और एक लेवियोरोटेटरी शुगर आपस में कंबाइन करके एक नई शुगर बना रहे हैं, दैट इज सुक्रोज, तो इसका भी तो कोई रोटेशन होना चाहिए। तो अब हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। गॉट इट देयर? तो अभी तो पहले मैं ये हटा रही हूँ इन दोनों के नाम, क्योंकि आप समझ गए क्यों हटाया है? क्योंकि अब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं है, अब ये पूरी की पूरी सुक्रोज है। गॉट इट देयर? तो अब जरा लिखो यहाँ पे 5th पॉइंट। सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर बेटा। Dextrorotatory, but on hydrolysis, it gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. This the levorotation of fructose जो है -92.4 डिग्री is more than dextrorotation of glucose plus 52.5 degree. The mixture is levorotatory. Hydrolysis of sugar, of sucrose, sugar मतलब, brings about a change in a sign of rotation from dextro to levio.
and the product is named as invert sugar. अब जरा मैं समझा दूं आपको सारा, पहले आप कॉपी कर लीजिए. डन. नाउ लिसन टू मी डियर. आप बस ये एंगल ध्यान रखना. लेवियो रोटेशन फ्रक्टोज -92.4, इसका +52.5. बेटा सुक्रोज क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज. सुक्रोज एक अपने आप में डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, यानी क्लॉकवाइज घूमती है. ग्लूकोज क्लॉकवाइज घूमता है, फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. तो बात ये आती है, फाइनल सॉल्यूशन जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेवियो रोटेटरी बन जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर ग्लूकोज भी है. तो ऐसा क्यों हुआ कि पूरा सॉल्यूशन लेवियो रोटेटरी क्यों बन गया, हालांकि एक डेक्स्ट्रोज सुक्रोज से निकल के आया है? तो इसका रीजन ये है, दोनों रोटेशन अपना अपना दिखाते हैं, बट डोमिनेंट फैक्टर जो है वो क्या हो जाता है, फ्रक्टोज का, दैट इज 52.5. और लेवियो का कितना होता, इसका कितना होता है, ग्लूकोज का, नहीं सॉरी, फ्रक्टोज का ज्यादा होता था ना, 92 पॉइंट समथिंग, और ग्लूकोज का कितना था, 52.5. तो 92 मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन ज्यादा मैग्नीट्यूड के वाले के हिसाब से घूमने लग जाता है. इसलिए इनका पूरा जो सॉल्यूशन बन के निकलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद, वो लेवियो रोटेटरी होता है. और सुक्रोज का नेचुरली बात करें तो डेक्स्ट्रोज शुगर. समझ में आ गई बात? और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये इनवर्ट शुगर, उल्टा सॉल्यूशन बनाती है, अपने बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देती है. खुद तो डेक्स्ट्रो है और सॉल्यूशन कैसा दे रही है, लिव. समझ में आ गई भाई? इसे क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर. गॉट इट डियर? अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, सेकंड है अब हमारे पास माल्टोस. बेटा इसमें ए डाल लेना, ए सुक्रोज. अब बी और सी की बात करते हैं, माल्टोस की बात करनी है, उसके बाद हम करेंगे लैक्टोज की बात. लेट्स टॉक अबाउट माल्टोज. इवन माल्टोज इज द सेम काइंड ऑफ अ थिंग, बट यहाँ हम लोग जब बात करेंगे तो दो ग्लूकोज के यूनिट्स को लिंक करके बनता है. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर भी पाई जाती है. आई एम नॉट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट मेंशनिंग किन कार्बनों के बीच में ऑक्साइड लिंकेज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है. गॉट इट डियर? तो जस्ट गो विद दैट. So it is a compound of two alpha D glucose units in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit. The free aldehydic group can be produced at C1 of second glucose in solution, and so it shows reducing properties. Hence, it is a reducing sugar. बेटा दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन करते हैं तब जाके ये वाला हमारा माल्टोज शुगर बनता है. तो जब दो ग्लूकोज ज्वाइन करते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज. उसमें पहले ग्लूकोज का तो C1
और दूसरे ग्लूकोज का C4 में से OH जो होते हैं उनमें से पानी बाहर निकलता है, फिर जाके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि कई बार जो C1 मतलब C1, आई होप यू आर गेटिंग बेटा, C मतलब होता है कार्बन, कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन और पहले वाले ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाता है। The free aldehyde group can be produced at C1 of the second glucose, पहले वाले का नहीं, सॉरी बेटा, सेकेंड ग्लूकोज का फ्री हो जाता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा तो वो टॉलिन से रिएक्ट कर जाएगा, वो फेलिन से रिएक्ट कर जाएगा, और जब वो कर सकता है रिएक्ट, फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। इसलिए इन्होंने कहा कि माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आ गई बात? ठीक है, और ऐसा सुक्रोज में नहीं हो पाता, वहां फ्री हो ही नहीं पाता ग्रुप, इस वजह से सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग में रखा है और माल्टोज को रिड्यूसिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा भी बच्चे में इसमें है और, लेकिन आपको बस इतना करना है इसके अंदर। ओके, डन एवरीवन। देन नाउ नेक्स्ट वन इज लैक्टोज। लैक्टोज तो सबको पता होगा, बायो का कभी आप छोटे रहे होंगे तो आपने सुना होगा मिल्क शुगर। So it is known as milk sugar since this disaccharide is found in milk. Now it is composed of beta D galactose and beta D glucose. अब यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। द लिंकेज is between C1 of galactose and C4 of glucose. Hence, it is a reducing sugar. Done? So now put down the heading polysaccharides. Disaccharide done. अब हम polysaccharides start करेंगे. Everyone? Okay? तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है बेटा? जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से जुड़कर बनते हैं। भाई डाइसेक्राइड तो दो से, इसमें पॉली का मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड से जो जुड़कर बने। ठीक है, तो लिखिए जरा फर्स्ट पॉइंट, contain a large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkages. इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, स्टार्च, जो हमें एक एक पढ़ना है, सेल्यूलोज, और थर्ड है ग्लाइकोजन। Let's get started with starch.
डन. तो नाउ पुट डाउन द हेडिंग बेटा स्टार्च. सबसे पहले स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट स्टार्च में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन. मेरे ख्याल से शायद ही कोई हो जो पटैटो ना खाता हो, आलू. है ना. और आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च. ठीक है. और अगर आप कहें कि नहीं मैम हम वैसे आलू नहीं खाते, हम उबले हुए खाते हैं, स्टार्च तो उसमें भी है. ठीक है. मगर कहते हैं उबले हुए आलू से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने तले हुए आलू से होती. जो आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंच फ्राइज, हाँ, लेकिन ये सारे जंक फूड बन जाता है. उबला हुआ आलू जंक में नहीं आता. वो तो बहुत अच्छा माना जाता है बेटा, दही के साथ डाल के खाइए, आपका पेट भी भरेगा. और एक कहते हैं कि मतलब आलू ही अकेला एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब एक सॉरी सब्सटेंस नहीं है, सॉरी वेजिटेबल है, जो कि हर सब्जी के साथ उसके रूप में रम जाता है. कभी देखना, जैसे गोभी के अंदर डालोगे तो गोभी आलू बन जाता है, अकेले बनाओगे तो अलग बन जाता है, दही आलू में उसका टेस्ट अलग हो जाता है. ठीक है. तो सो ऑन. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग, बट दिस इज नॉट आई एम सेइंग इन सपोर्ट कि सिर्फ आलू खाया जाए, खासतौर से वेजिटेरियन जो हैं. आप लोगों को बेटा ग्रीन वेजीज पे ऊपर बहुत लाए करना पड़ेगा. आने वाले जैसे अब जो हमारा लाइफ साइकिल चल रहा है, जो आजकल लोगों का वो चल रहा है भाई, लकी फॉर सम पीपल लाइक दोज हु रीच 80s और दोज हु रीच 90s. बट क्योंकि हमारा अब लाइफ रेट ही काफी कम हो चुका है, तो स्पेशली मतलब नॉन वेजिटेरियंस के भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको सही खाना नहीं मिलने का. बेटा जिसको मार्क जो मतलब क्या बोलूं मैं, जिस भी नॉनवेज चीज को खाते हो, जब उसी में पोषण नहीं है, उसी में सारे विटामिन सब चीजें नहीं है, तुम उससे लेके क्या करोगे? सिर्फ पेट भरता है और कुछ नहीं होता. और कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 24-25 साल की उम्र में भी डायबिटीज ये सब चीजें होने के खतरे बढ़ जाए. और अगर आप देखें 18 साल तक या 19 साल तक आप लोग अपनी ये 12th पास करते हैं, अभी तो जिंदगी शुरू होती है ना. फिर करियर बनाना होता है, उसमें 10 साल आराम से लगते हैं, आराम से. नोट इट डाउन, वेदर यू आर अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, अ बिजनेस और व्हाटएवर. बहुत ही कम होते हैं जिन्हें इससे कम पे कोई अपना वो बन जाए. तो 30 साल की उम्र तक अगर हम देखें तो बच्चे अपनी करियर ही बनाते हैं, मतलब स्टेबल, थोड़ा स्टेबल आने के लिए. फिर मतलब सॉर्ट ऑफ, मतलब मैं ऐसी बात बता रही हूँ. फिर 40s में और 40s तक बैठे बैठे करके अपने उस बिजनेस को या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हो. तो उसके लिए और सोचते हो कई बार, जैसे बैंकिंग में क्या हो रहा है कि एक बैंक ऑफर करता है तो उसको छोड़ के फिर दूसरे बैंक की तरफ चले जाते हो. या डॉक्टरी में भी क्या होता है बेटा, कोई भाई सारे अब देखो सारे डॉक्टर्स के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि अपने अस्पताल खोल के बैठ जाएं और अर्निंग शुरू हो जाए. तो वो लोग सारी मतलब हॉस्पिटल्स में जाके करते हैं. तो जैसे कभी मैक्स में जा रहे हैं, कभी यथार्थ में जा रहे हैं, कभी किसी और में जा रहे हैं. ऐसी इंजीनियर्स का हाल है, ऐसी एमबीए वालों का हाल है. तो ऐसे करते करते बंदा 50 तक ऐसे पहुंचता है कि अब मेरे सब सही हुई. ठीक है. फिर उसके बाद उसमें आ जाती है खूब सारी बीमारियां. अब क्या करो, जो पैसा कमाया, जो अपने लिए रखा, वो कहाँ खर्च कर रहे हो? दवाइयों में. तो जिंदगी जी कब? ठीक है. तो सबसे अच्छा मैं इसका वो बताऊं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, सिर्फ आप अपना पेट सही रखो, आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, फिर सब कुछ छोड़ दो भगवान के हाथों, फिर और कुछ जो होना है. ठीक है. सिर्फ कहते हैं जिसका पेट सही उसका पूरी बॉडी सही बेटा, क्योंकि उससे ही सारे इंग्रेडिएंट्स बटने हैं. चाहे दिमाग तक जाएं, चाहे पैरों तक जाएं, चाहे हाथों तक जाएं, चाहे कुछ भी. इज दैट क्लियर? और एक बात मैं आपको साफ बता दूं, पहला सुख निरोगी काया. यानी दुनिया में कोई चीज आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे सकती जो आपकी अपनी हेल्थ आपको देगी. पैसा भी कमा लिया तो उसे एंजॉय करने के लिए जिंदा तो रहना जरूरी है. तो इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी का. सुनिए लाइन. नेवर एवर टू योर लाइक ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव टोल्ड यू समटाइम, इफ दे आर लाइक हेल्दी माइंडेड. अब वो भी जंग न खाने लग गए तो मैं कुछ नहीं कह सकती. You know what, I must confess to you all, once
with my like father-in-law, we went to हरिद्वार. ठीक है, कुछ उनका वो था, कोई पूजा होनी थी, हम गए. तो आई वॉज अलॉन्ग विद माई किड्स ऑल्सो. तो हमने क्या किया, हमने हमने वहाँ पे चाउमीन वो कर लिया ऑर्डर. तो वो नूडल्स थे उसके अंदर, वो मोटे वाले आ गए. खैर हमने कहा चलो नूडल्स ही दे दो भैया. ठीक है. अब क्या हुआ, व्हाट माय फादर इन लॉ सेड, एंड ही इज लाइक आई गेस सो 84 प्लस एंड समवॉट. तो व्हाट डिड ही से, कि उपहार बेटा, मैं फर्स्ट टाइम, मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम ये नूडल खा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एट दिस एज. और हम लोग 5-6 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं, आई सपोज. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, somebody is reaching to that age, और आज भी वो अपना फंक्शन अपना जाते हैं. ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, सो ही इज वर्किंग ऑन हिज ओन. ठीक है, अपना कर रहे हैं, कम से कम लेटे हुए तो नहीं है. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो उन्होंने मुझे ये बताया, ये तो ट्रस्ट मी ऑन दैट. तब से कम मैंने एक चीज जरूर छोड़ी, दैट इज मैगी. वेरी रेयर टू रेयर आई ईट मैगी. बहुत ही मतलब शायद 6-7 महीने में कभी एक बार. मैंने आई स्टॉप्ड ऑन दैट. और यहाँ क्या हो रहा है, मैं लेट मी टेल यू, मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ अपने घर में, बट फिर भी मेरे बच्चे मतलब लाते हैं वहां से ग्रोसरी से, और लाते क्या मंगवा लेते हैं, और चुपके से कुक को देते हैं, बनवा लेते हैं. और उस पे फिर बस घर में होता है, लेकिन तब तक बन चुकी होती है, पेट में जा चुकी होती है, अब चिल्ला के भी क्या होगा. मतलब आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. और ये हर सेकंड डे की कहानी है, जिसमें मैंने अब पता नहीं कस्में ली हैं कि नहीं, हफ्ते में बस एक बार, अभी तो पहले यहाँ तक लाऊं फिर छुड़वाऊं. और सच में बेटा, ये आपकी इनर सेल्स को डिग्रेड कर रही है चीज. जितना मैदा खाओगे, जितना मैदा जा रहा है बॉडी के अंदर, बहुत मुश्किल. हमारी आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है. और यही सब चीजें तो कारण है डायबिटीज, जो सबसे बड़ी बीमारी उगने वाली है ना, जो हर घर में एक पेशेंट है, वो डायबिटीज का है बच्चे. ये है सबसे बड़ा इलमें. और कम से कम तुम लोग साइंस वाले हो, तुम लोग साइंस स्टूडेंट्स हो, तुम लोग बेवकूफी की बातें नहीं कर सकते. समझ रहे हो? तो कभी लाइफ में एंजॉय करना है, पहली हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, और उससे भी बड़ी चीज होती है करेक्टर, ऑफ कोर्स दैट इज. ठीक है. लेकिन अगर मैं खान पान की बात करूं, हेल्थ, फिर वेल्थ की बात करूं, और सब आ जाएगा. पैसा तो सब कमा लेते हैं. ओके. चलो नाउ लेट्स वर्क. तो पोटैटो से स्टार्ट हुआ था, एंड आई रीच टू सम अदर लेवल. एट टाइम देयर इज अ टीचर, दैट एलिमेंट हिडन इन मी ना, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. ठीक है, गिविंग यू सम गुड थिंग्स. तो खैर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स इज पोटैटो डियर. नाउ फिलहाल स्टार्च उसी में पाया जाता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्टार्च इज, वही वाली बात लिख रही हूँ, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च. तो हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च is found in cereals, roots, tubers, and some vegetables. So starch is a polymer. बेटा आपको पता है पॉलीमर क्या होता था? एक जाइंट मॉलिक्यूल जिसका मैसिव मॉलिक्यूलर वेट होता है. ठीक है. जो किससे बना होता है? छोटे छोटे मोनोमर्स से. तो ना, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज and consists of two components, amylose and amylopectin. तो बेटा स्टार्च जो है, पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का. कोई अगर पूछे स्टार्च का मोनोमर कौन है? ग्लूकोज. और जो स्टार्च के अंदर दो चीजें जो पाई जाती हैं, दैट इज अमाइलोज, और एक क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन. इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं. तो जस्ट गो फॉर द फोर्थ पॉइंट नाउ, डिफरेंसेस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. टैबुलर फॉर्म में करेंगे. डन विद दिस पेज. वाटर soluble
component which constituted about 15 to 20% of starch. Water insoluble component. Which constitutes 80 to 85, let's say about 80 to 85% of starch. यानी अगर 80% स्टार्च अमाइलोपेक्टिन का है तो उसमें 20% अमाइलोज. ठीक है. Now the second point is long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D deoxyrotatory glucose units held by C1 to C4 glycosidic linkage. Branched chain polymer of alpha D glucose units in which chain is formed by C1 to C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by C1 to C6 glycosidic linkages. अब जरा बहुत ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हैं. एक तो ये अनब्रांच चेन है, यानी सीधी 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 बनती चली जाती है. ठीक है. अनब्रांच का मतलब में ब्रांचिंग नहीं है, जिसमें अराउंड 200 से 1000 तक बेटा ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ज्वाइन होते हैं. अब उनको ज्वाइन करने के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना हुआ है, जो ग्लूकोज को आपस में, इन 200 ग्लूकोज को या 1000 तक ग्लूकोज को आपस में लिंक करता जा रहा है. और बीच में क्या दिख रहा है? C1 C4 के बीच में वो सिंगल O दिखता है, जिसे हम ऑक्साइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. वो चीज समझ में आई? मैं फिर से बोलती हूँ. एक लंबी सी चेन जिसके अंदर ग्लूकोज यूनिट आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं इस तरह से, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या लिंकेज है? C1 और C4 के बीच में बने हुए ऑक्सीजन. ठीक है. ये क्या बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो इसे तो हम लोग क्या कहते हैं? दिस व्हाट वी कॉल एज अमाइलोज. के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है. पेक्टिन के अंदर क्या है? अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांच भी है बेटा. इसके अंदर होते तो अल्फा डी ग्लूकोज ही है, यही वाले ग्लूकोज यूनिट्स हैं, जिसमें चेन बनती है C1 टू C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मतलब आप समझो कुछ ग्लूकोज यूनिट्स आपस में लिंक है स्ट्रेट चेन पर, और कार्बन वन ऑफ वन ग्लूकोज और कार्बन फोर्थ कार्बन ऑफ द अदर ग्लूकोज के बीच में ये ऐसा ऑक्सीजन का लिंकेज आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. वेयर एज ब्रांचिंग कहाँ अकर होती है? किसी जैसे फर्स्ट ग्लूकोज का मान लीजिए C1 कार्बन है और दूसरे ग्लूकोज का C6 कार्बन है, मतलब 6 कार्बन. उनके बीच में फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आती है, तो इनके बीच में से ब्रांचिंग राइज अप होती है और इनके बीच में से सिंगल चेन राइज अप होती है. बोलिए, समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? कर लीजिए बेटा. इतना ही हमें यहाँ पे इसके लिए करना था, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो. और tomorrow is Thursday now, right? So let's be prepared for now for Saturday test. Let's be prepared for biomolecules. इसी से स्टार्ट कर ले. ठीक है. और कल मैं जहां तक करा दूंगी वहां तक का टेस्ट हो. ठीक है. कल हमारा जहां तक भी पोर्शन हो जाएगा वहां तक का बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट देना. ओके.
So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow, beta. Goodbye for now.